अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। मैं हूं फैसल अब्बासी। असदुल्ला खान ये प्रोग्राम किया करते हैं, वो काबुल में हैं अपनी सहाफ़ती मसरूफियात के बाद। इस प्रोग्राम में हमें वो ज्वाइन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने UN जनरल असम्बली से ख़िताब किया है और जो उनका ख़िताब था उसमें अगर हम मौज़ूआत को देखें, इस्लामोफोबिया पे बात की गई, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात की गई, मसला कश्मीर पे बात की गई, मौसमियाती तग़य्युर पे बात की गई और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी अमरीका की, उसको लेके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र भी किया है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सियासत की बात करें, एक ख़बर दो तीन दिन पहले आई थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो लंदन में बैठे हुए हैं, उनको यहाँ लाहौर में वैक्सीन लगा दी गई। ये जाली वैक्सीनेशन का मामला सिर्फ नवाज़ शरीफ की हद तक तो महदूद नहीं था, उससे पहले भी बहुत सी खामियां थीं। लेकिन अब शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि ये साजिश मरियम नवाज़ ने तैयार की, कुछ लीगी MPs ने तैयार की। अब सवाल ये है कि अगर ये साजिश है तो वहाँ जो अमला बैठा हुआ है और इससे पहले जो कोताहियाँ बरती जा रही थी उसमें तो नून लीग का हाथ नहीं था। अब जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको कैसे सज़ा दी जाएगी और इस अमल को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हाल ही में बरतानिया ने उसको रेड लिस्ट से निकाला है। दीगर भी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं जो कोविड को मॉनिटर कर रही हैं, वो इससे पहले भी पाकिस्तान में जो कोरोना को लेकर इक़दाम हैं उन पर कहीं ना कहीं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है FIA से मुतालिक केसेस में, वो 9 अक्टूबर तक उसमें तौसीक़ कर दी गई है। वो अदालत में पेश हुए, अपने शिकवे भी किए। उन्होंने अदालत से ये भी शिकवा किया कि जो FIA एहलकार हैं वो जब भी जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के साथ बदतमीज़ी बरती जाती है। इस मामले पर भी हम डिस्कस करेंगे। जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हालात हैं, PDM में भी ये सुनने में आ रहा है कि मौलाना जो हैं वो अब कन्नी कतराने लगे हैं और शिकवे कर रहे हैं। नून लीग से भी नाला हैं। ये नाराज़ी मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग की जो है, क्या कि ये कोई उज़र तो नहीं है कि मौलाना किसी हद तक किसी समझौते पर तो नहीं पहुंच चुके हैं या फिर कोई उसूली नाराज़ी है। ये तमाम मामलात हैं जिसमें हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो UN जनरल असम्बली में स्पीच थी, वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की जो कुर्बानियाँ हैं उनको रखा है और साथ ये शिकवा भी किया है कि जो इदराक आलमी क़ुव्वतों को, आलमी बरादरी को पाकिस्तानियों की कुर्बानियों का करना चाहिए था, शायद वो नहीं कर पाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा, सुनिए। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. When we joined the US war on terror after 9/11, 80,000 Pakistanis died. $150 billion was lost to our economy. There were 3.5 million internally displaced Pakistanis. But rather than appreciation, imagine how we feel when we are blamed for the turn of events in Afghanistan. The whole world community should think, what is the way ahead? We must strengthen this current government, stabilize it. 150 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, 86,000 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि 35 लाख के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में ही डिस्प्लेस्ड हुए, अपने घर बार उन्हें छोड़ने पड़े। ये वो तमाम बातें हैं, ये वो तमाम जो पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी हैं आलमी बरादरी के सामने रखी हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। अवैस तौहीद साहब पाकिस्तान के मायनाज़ लिखारी हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपके वक्त का। नासिर बेग चुगताई साहब तज्ज़ियाकार हैं, लिखारी हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। नासिर साहब आपका शुक्रिया। और इसके साथ साथ असदुल्ला खान साहब काबुल से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने स्पीच की है और बिलखुसूस जो अफ़गानिस्तान का मामला उन्होंने एक मरतबा फिर से आलमी बरादरी के सामने रखा है, उस पर काबुल के अवाम की राय क्या है? असदुल्ला खान काबुल में हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों से राय जानने की कोशिश की। वहाँ के लोग क्या कहते हैं, सुनिए। इमरान खान साहब ने जो कहा यूनाइटेड नेशंस में कि अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, गुर्बत बढ़ेगी इससे और यहाँ पर एक बहरान पैदा हो जाएगा, आप क्या कहते हैं इस स्पीच पर? मेरे नज़र से बहुत अच्छा बात बोल दिया है। इसी के लिए जो वर्ल्ड में जो अफ़गानिस्तान को समझ नहीं सकता उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको रिकग्नाइज मत करेगा, प्रॉब्लम है हो जाएगा। इधर बहुत गुर्बत, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा नाइबर्स कंट्री है जो पाकिस्तान है,
ताजिकिस्तान है, दिस कंट्री शुड सपोर्ट आवर कंट्री। अब जानते हैं जो हेल्थ सिस्टम ऑफ अफ़गानिस्तान, एजुकेशन सिस्टम ऑफ अफ़गानिस्तान फॉल हो गया है। अभी हम लोग वी आर इन सच सिचुएशन जो हमको सपोर्ट नहीं मिल सकते, एक कंट्री को क्लब्स हो जाएगा। इमरान खान की तकरीर को कैसे देखते हैं? इमरान खान ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है। होनी चाहिए, यही होनी चाहिए कि ये तालिबान इस्लामी अमारत को तस्लीम कर ले। अगर सारे मुमलकत अफ़गानिस्तान की हेल्प करे, अच्छी बात है। तो इमरान खान की तकरीर को कैसे देखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, दुनिया को इसकी मदद करनी चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या मसला होगा अगर अकेला छोड़ दिया गया तो? हमें अक़वाम मुत्तहिदा अगर तना छोड़े, हो सकता है हमारे इक़्तिसादी जो है ना, इक़्तिसाद के लिहाज से हमारे कंट्री में बहुत बुरा हालात आ जाए। ये वो राय है जो अफ़गान अवाम की है, जो आपने जानी है अफ़गानिस्तान के मामले पर, बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर पे। असदुल्ला खान वहाँ मौजूद हैं। असद, पहले ये बता दीजिए, ये तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, उमूमी तौर पे क्या तासुरात हैं वहाँ के लोगों के, और बिलखुसूस अगर आपकी किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई है तो वो क्या इस बात से मुतमईन हैं? इस असद साहब आपसे बात करेंगे इससे मुतालिक। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, कुछ तासुरात हमने अवाम के सामने रखे हैं, जो अफ़गान अवाम हैं वो इस बात को इंडोस कर रहे हैं, सराह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के बयान को। एक अच्छी खबर आई, कुछ पाबंदियाँ जो हैं वो हटाई गई हैं तालिबान हुकूमत के साथ लेन देन की। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तालिबान अमन के लिए अमरीका के पार्टनर बन सकते हैं, ज़रा इससे मुतालिक बता दीजिए क्या सियाक़ व सबाक़ है इस बयान का? देखिए, इमरान खान चाहते हैं इस खित्ते में चीन, रूस, ईरान, तुर्की, हम और उज़्बेकिस्तान तो तकरीबन एक सोच के मालिक हैं। वो चाहते हैं कि सुपर पावर भी अफगानिस्तान के लिए रास्ता निकाले और उससे रास्ते रखें और उसके मसलों में, और अगर उनके जो काउंट मुजरिम है वो खुद ही तो में जब एक बेहतरीन सजा बनती है। और आज देखें ना मोदी ने क्या तकलीफ की है, बिल्कुल बिल्कुल बेहंगम किस्म की मार्केटिंग कर रहा था वैक्सीन की अपनी, और ऐसे लगता था यूनियन काउंसिल का लीडर खिताब कर रहा है, और उसे अफगानिस्तान में अक़लियत नजर आती है, उसे हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ होने वाला जुल्म नजर नहीं आता। इमरान खान ने देखें कश्मीर को कवर किया है, इमरान खान ने अफगानिस्तान को कवर किया है। मोदी की सारी तकरीर उठा के देखें, मैंने ऐसे बेहंगम और बेरब्त तक अपनी जिंदगी में कभी यूनाइटेड नेशन। शेख साहब, मोदी साहब तो प्रचार कर रहे थे कि जमहूरियत की सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ, कि मैं चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला। दवाई बेच रहा था कि मैं 7 साल से मैं गुजरात से आया, मुझे कुछ बता रहा था कि मैंने बात क्या किया, और कितना हिंदू तत्व को किसी सारी बीजेपी ने एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया। तो ये बातें तो वहाँ जो उसने तकरीर की, मैं आज बिल्कुल मोदी से मायूस हो गया हूँ। मैं समझता हूँ वो ऐसे ही। अच्छा शेख साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक आवाज़ वो बेच रहा है और उसमें कुछ भी नहीं। जी शेख साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने आज अफ़गान अवाम की जो आवाज़ है और जो बुनियादी मसाइल हैं वो सामने तो रखे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे कि आलमी बरादरी की तरफ से एक सर्द महरी है, वो रिस्पांस जिसकी तवक्को की जा रही है वो नहीं आ रहा। फिर अफ़गान हुकूमत, तालिबान हुकूमत, आज 25 दिन हुए उनको आए हुए। अब 25 दिन में आप सोचते हैं स्कैंडिनेविया बन जाए, नॉर्वे बन जाए, बेल्जियम बन जाए, ब्रिटिश बन जाए, और 40 साल की लड़ाई के बाद वो आ रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं, अभी उनको टाइम दें, वो संभलें। अभी वहाँ उनको डिस्टर्ब करने के लिए मुख्तलिफ शहरों पे आईडीज लगाई जा रही हैं, ताकि वहाँ धमाके किए जा रहे हैं ताकि वो स्टेबल ना हो। अफगानिस्तान का स्टेबल होना इस खित्ते का स्टेबल होना है, और आप देखेंगे कि वो हालात को बेहतर तौर पर हैंडल करेंगे और दुनिया के अमन को सपोर्ट मिलेगी अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी। जी अच्छा शेख साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट थी टीटीपी से मुतालिक, आप इसको इंडोर्स करते हैं? आप समझते हैं कि ऐसे ही है कि कुछ मशरूत मामलात उनके साथ तय हो सकते हैं? कोई बात तय नहीं हुई, कोई मसला तय नहीं हुआ। शाह महमूद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉरेन ऑफिस को बेहतर समझते हैं, वो जवाब दे सकते हैं। मैं वज़ारत दाखिला को देख रहा हूँ, मैं उसका बयान दे सकता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि टीटीपी से अभी कोई बात तय नहीं। वज़ारत दाखिला, शेख साहब आप कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि कुरैशी साहब की जो स्टेटमेंट थी टीटीपी के साथ कुछ मामलात तय करने की, इससे मुतालिक वज़ारत दाखिला जो है इसमें कोई बात नहीं हुई है। असदुल्ला खान साहब, ये बताइएगा, ये तो कुछ चंद लोग हैं जिनके तासुरात हमने जाने हैं, उमूमी तौर पर अफ़गान हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बारे में क्या रद्द अमल है और दीगर लोग क्या राय रखते हैं?
देखिए फैसल, जो इमरान खान ने तकरीर की है ना अफगानिस्तान के हवाले से, जो बात उन्होंने की वो दरअसल उन्होंने अफगान अवाम की और अफगान हुकूमत की तर्जुमानी की है। और वो इसलिए कि आप पिछले कई दिन से अगर उठाकर देखें तो मुसलसल एक बात हो रही है अफगान हुकूमत की जानिब से। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं और मुख्तलिफ वज़रा हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि अमरीका को और आलमी दुनिया को अपनी सरमरी ख़त्म करनी चाहिए और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पैदा करने चाहिए, अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। तस्लीम किए जाने की जो ख्वाहिश है ये न सिर्फ मौजूद है बल्कि इसका खुलकर इजहार हो रहा है। इसके अलावा अगर आप आवाम की बात करें, ये तो हुकूमत की बात थी, अगर आवाम की बात करें तो आवाम में मुजाहरे हो रहे हैं, काबुल में मुजाहरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। कल एक बड़ा मुजाहरा हुआ था जिसमें प्लेकार्ड्स लोगों ने हाथों में उठा रखे थे और उस पर लिखा हुआ था अनफ्रीज आवर एसेट्स। अमेरिका को मुखातिब करके कहा था कि हमारे एसेट्स को अनफ्रीज करें। यहाँ पर मेरी जो बैंकिंग सेक्टर के लोगों से बात हुई है, जो इकोनॉमिस्ट से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जब तक रिकग्निशन नहीं होगी, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो अपनी ज़िद ख़त्म नहीं करेंगी, तब तक यहाँ के हालात, मुआशी हालात नॉर्मल नहीं होंगे। और वो जो एक बेचैनी है लोगों के अंदर, वो जो मुख्तलिफ तरह के कारोबार से वाबस्ता लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमारे अगर बैंकों का मसला हल नहीं होगा और बैंकों से पैसे अपने निकलवाने का मसला हल नहीं होगा तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। और इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया पर मुसलसल ट्रेंड बन रहे हैं। यानी अगर आप टॉप 5 ट्रेंड उठा के देखें तो उसमें हमेशा एक ट्रेंड आपको ये मिलेगा कि रिकग्नाइज अफगानिस्तान, और एक ट्रेंड आपको मिलेगा कि अनफ्रीज आवर एसेट्स। तो ये ट्रेंड्स जो हैं वो किसी न किसी अल्फाज बदल के रोजाना ये टॉप ट्रेंड पे, अफगानिस्तान के टॉप ट्रेंड पे ट्विटर के मौजूदा सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कस हो रहे हैं। इसका मतलब है ये आवाम की आवाज़ है। तो ये जो यहाँ के अफगानिस्तान की आवाज़ थी, ये इमरान खान साहब ने उठाई है और मैं समझता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल ठीक है। इस पर जरा आते हैं, जो ये आवाज़ उठाई है और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो वहाँ तब्दीलियाँ दिन ब दिन रूनुमा हो रही हैं उससे मुतालिक आपसे जानेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, प्राइम मिनिस्टर का एक जरीदे को इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि तालिबान अमन के लिए अमेरिका के पार्टनर बन सकते हैं। बज़ाहिर तो बड़ा खुशाइंद है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान चाइना रिलेशंस हैं, अगर हम ख़ित्ते के ताल्लुकात की बुनियाद पे बात करें तो आप क्या समझते हैं कि बीजिंग इस स्टेटमेंट को कैसे लेगा? देखिए, इससे पहले भी अलकायदा जो थी और यूनुस खालिस, याद होगा ओवैस तौहीद को भी, ये भी पार्टनर इन पीस से प्रेसिडेंट रेगन के, और पार्टनर इन फाइट थे, जो देवर फ्रीडम फाइटर्स, मुजाहिदीन आज़ादी ने कहा जाता था। तो कोई नई बात नहीं होगी। और जहाँ तक चीन का ताल्लुक़ है, चीन बहुत क्लियर है जनाब आपके हर मामले में। चीन ने अपनी तैयारियाँ पूरी की हुई हैं, बहरे हिंद से पैसिफिक तक उसको घेरा जा रहा है। हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंग्लैंड अगर आप चाहें तो शामिल कर लें, और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक, इन सब की मीटिंग हुई है। क्वाड की मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क में साइड लाइन पर, जिसमें मोदी भी थे। 3 मुल्क तो जाहिर सी बात तैयार हैं पूरी तरह चाइना के ख़िलाफ़ बात करने पर, लेकिन मोदी ज़रा सा हिचकिचा रहे हैं कि उनको जो मार पड़ी है उनको लद्दाख में, उनको अभी याद है लद्दाख के अंदर अभी तक उस झील पर चाइनीज़ फ़ौज मौजूद है, पहाड़ी के ऊपर। ज़्यादा पहाड़ी पर इंडियंस हैं, लेकिन जो मेन पहाड़ है उस पर चाइनीज़ फ़ौज मौजूद है, जो फिल्मों में देखी है आपने, 3 इडियट्स वगैरह में देखी है। तो ये मुझे लगता नहीं कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को भी ऑफ़र करे। मैं अपना अभी भेजूँगा आपको, आर्काइव चेक कर रहा था। 1993 में प्रेसिडेंट साहब आए थे पाकिस्तान और वही ऑफ़र लेकर आए थे। बेनज़ीर भुट्टो ने उसे रिजेक्ट कर दिया था कि हम चीन के ख़िलाफ़ आप एक कार्रवाई नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं देंगे, और दूसरा हमारा कश्मीर का मसला हल कराएं आप। तो पाकिस्तान ने शायद रखी थी। तो मुझे लगता नहीं कि चीन का घिराव कर पाएंगे। ये कोशिश ज़रूर करेंगे और कर रहे हैं कोशिशें, लेकिन कर नहीं पाएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा इनको। जी ठीक। अवैस साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की और यकीनी तौर पे पाकिस्तान की अवाम ने ये दहशतगर्दी को लेके जिस तरह सफ़र किया है, दुनिया की किसी और कौम ने नहीं किया होगा अफ़गानों के बाद, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आलमी बरादरी को, दुनिया की बड़ी ताकतों को इस बात का इदराक करवाने के लिए डू यू थिंक कि ये सिर्फ खिताब की हद तक ही बेहतर है? ये जो क्लासिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपका नैरेटिव जो है, कौमी नैरेटिव, वो आलमी बरादरी भी तस्लीम करे। हमने पिछले 10-12 सालों में वो पूरे किए हैं। लेकिन फैसल, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा तो काफ़ी ज्यादती हो रही है। माजी में गलतियाँ हुई होंगी पाकिस्तान से,
लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाइडन जो है वो चिल्ला चिल्ला के कहें कि हम नई नस्ल को झोंकना नहीं चाहते अफगानिस्तान की जंग के अंदर, और मेरे बाद मैं नहीं चाहता कि 5वां सदर होगा, कि यानी कि जॉर्ज बुश के 2 अदवार, फिर 2 ओबामा के अदवार, और फिर अब ये मेरा अदवार। तो ये नहीं चाहूँगा कि अगला सदर भी इस आग के अंदर जो है अमेरिका के को झोंके नई नस्ल को। तो आप तो 21वीं सदी में दाखिल होना चाहते हैं, आप 2021 में दाखिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान को 9/11 के अच्छे से देखना चाह रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा नाकस तरीका है और बड़ा फॉल्टी वे है टू लुक एट पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान में देखें, मैंने और आपने तो नहीं कहा, या नासिर बेग चुसाई साहब ने तो नहीं कहा था कि जनरल ज़िया साहब जो है वो झोंक दे पाकिस्तान को फर्स्ट अफगान वॉर में, जिसका हमने बहुत बड़ा खमियाजा भुगता है। और 9/11 के बाद भी ठीक है, मर्सी वर्ल्ड है, एक अंधेरी दुनिया है वॉर एंड टेरर, उसमें अमेरिका से बहुत सारी गलतियां हुई। आप देखिए उनके खुद जनरल, सर्विंग जनरल, जो 2007 से 2013 तक अफगान वॉर के कोऑर्डिनेटर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में। हमें डायनेमिक्स ही नहीं पता थी, ना इकोनॉमिक डायनेमिक्स पता थी, ना पॉलिटिक्स पता थी। और इस गलती का इतराफ उन्होंने 2000 जो नोट्स हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर उसमें एक पूरा आर्टिकल छपा था कि जिसके अंदर वो हुकाम और वो जर्नल, फौजी, अस्करी क़यादत जिन्होंने अफगानिस्तान में हिस्सा लिया था, वो बताते हैं कि हमसे क्या क्या गलती है। ये कैसे हो सकता है कि आप 2002 में आपसे कहा था पाकिस्तान ने, मुशर्रफ साहब ने, कि जी आप बॉन कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को शामिल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि तालिबान को उसमें रख लें। तालिबान तो उस वक्त भी पीस नेगोशिएशन करना चाहते थे, लेकिन आपने नहीं किया। फिर आपने इराक को जंग में झोंक दिया, तो वहां पर आपने खून खराबी किया, ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले। तो अब आप 20 साल के बाद जागे हैं और अब आप स्केपगोट बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माजी में गलतियां नहीं है, उसका खमियाजा हमने अपनी आंगन के अंदर आग लगी हुई देखी है, इंतहा पसंदी की, दहशतगर्दी की, और भुगता है उसे। लेकिन इस वक्त हमारी कोई गलती नहीं है। और मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक अफगानिस्तान का केस और दूसरा कश्मीर का केस जो है, उसके जो 3 बड़े नुकात हैं, वो बहुत ही अच्छे ऐसे तरीके से पेश किए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत को एक ऐसा नहीं हो कि माउथ पीस लगे तालिबान हुकूमत का। उनकी एक आज़ादाना हुकूमत है, उनका अमेरिका के साथ मुआहिदा हुआ है, हमने फैसिलिटेट किया, हमने सारी डिप्लोमेसी की, अब उन्हें आज़ादाना तौर पे फैसले करने जी। ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है वैसे सब, जो आपने जो बात की है कि जो तालिबान हैं उनको अपनी तर्जुमानी जो है वो आज़ादाना तौर पे खुद ही करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद असद साहब से जानेंगे कि जो आज कुछ आलमी तंजीमों को इजाज़त दी है तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ लेन देन करने की, इससे मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। असद साहब, एक तो ये बताइए जो डेवलपमेंट है कि कुछ अमेरिका की जानिब से कुछ इदारों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ लेन देन करने की इजाज़त दी गई है, इस पर क्या रद्द-ए-अमल है तालिबान हुकूमत का? और दूसरा, जो वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला याकूब, उनकी जानिब से एक पैगाम शेयर हुआ है सोशल मीडिया पे, और उसमें ये कहा गया है, मना किया गया है जो जंगजू हैं, तालिबान जंगजू, उनको किसी भी किस्म का एक्शन लेने के लिए कि हमारी हुकूमत आम मुआफ़ी का ऐलान कर चुकी है। ये कुछ वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इनमें कितनी हकीकत है? और अगर ये हकीकी हैं तो क्या रीज़न है कि जो निचले टियर के लोग हैं, जो जंगजू हैं, वो अपनी हाई कमांड की बात को फॉलो नहीं कर रहे? अच्छा, देखिए, एक तो जो लाइसेंसेस जारी किए गए हैं फैसल साहब, वो 3 शोबों के हवाले से हैं कि अद्वियात, एग्रीकल्चर और फूड जो है वो अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है। ये हक्कानी नेटवर्क के साथ लेन देन का मामला नहीं है। हक्कानी नेटवर्क पर जो सैंक्शंस हैं वो बरकरार रहेंगी, लेकिन अफगान हुकूमत के लिए इन शोबों में ट्रेड्स की जा सकेंगी, ये फैसला किया गया है। और इन्हीं शोबों में काम करने वाली NGOs को इजाज़त दी गई है कि वो अफगानिस्तान में काम कर सकेंगी। इसको बहुत सराहा गया है, अफगान हुकूमत की तरफ से वेलकम किया गया है। जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान है अब्दुल कहार बल्खी, उन्होंने इसको वेलकम करते हुए कहा कि इससे जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात है वो बेहतर होंगे और बाकी ममालिक को भी आगे आना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर इंसानी बहरान पैदा होने का ख़तरा है, क्योंकि अद्वियात के हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा दिनों में किल्लत
पैदा हो सकती है, अस्पतालों का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। इस पर लोग भी परेशान हैं और इस पर अफगान हुकूमत भी परेशान है। तो अमेरिका ने कुछ नरमी जो दिखाई है इसको सराहा गया है और इस पर अमेरिका के ऊपर आलमी बरादरी की तरफ से भी एक दबाव था कि यहाँ पर इंसानी अलमिया जन्म ले रहे हैं, जिसके बारे में हम कल भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे और इससे पहले भी बात कर रहे थे। इंसानी अलमिया जन्म ले रहे हैं, भूख जन्म ले रही है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अद्वियात की किल्लत पैदा हो जाने का खतरा है। फूड के हवाले से प्रॉब्लम हो सकती है, ऑलरेडी फूड महंगी हो गई है, तो इस हवाले से इसको सराहा गया है। दूसरा जो आपने वज़ीर दिफा के बयान का जिक्र किया कि तालिबान जो फुट सोल्जर्स हैं उनके लिए हिदायत जारी की गई हैं, ये एक बड़ा मसला था। आपने भी कुछ दिन पहले देखा था कि तालिबान जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर आपने तुर्खम बॉर्डर के ऊपर एक वाक़या देखा कि एक ह्यूमैनिटेरियन एड लाने वाले ट्रक के ऊपर से पाकिस्तान का परचम उतारा गया, उस पर हुकूमत की तरफ से बड़ा सख्त एक्शन लिया गया था। इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में काबुल की सड़कों पर भी हम देखते हैं कि हर वक्त तालिबान गश्त कर रहे हैं और अगर वो गश्त नहीं भी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो चिड़ियाघर घूमने आए हुए हैं, तो उनकी बंदूकें उनके साथ हैं क्योंकि बंदूक उनका हिस्सा है, उनका एक असलहा है। अगर वो कहीं ज़ाती काम से भी गए हैं तो बंदूक उनके साथ है, अगर किसी दफ्तर के अंदर भी जा रहे हैं तो बंदूक उनके साथ है। तो ये वाज़े तौर पर उनको पैगाम दिया गया है कि आप अपनी बंदूकें हर वक्त उठाकर नहीं फिरेंगे, अवाम में खौफ व हिरास पैदा होता है। और सच्ची बात यह है कि अवाम इस चीज़ को ज़्यादा पसंद भी नहीं करती और यह पता भी नहीं फिर चलता कि कौन ड्यूटी पर है और कौन ड्यूटी पर नहीं है। ठीक है। तो इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं फुट सोल्जर्स को कि वो जिनकी जहाँ पर ड्यूटी है सिर्फ वो वहीं पर ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। हुकूमत बन गई है, हुकूमत से पहले वाला रवैया नहीं चलेगा कि आप हर जगह के जिम्मेदार हैं या आप हर जगह पर खड़े हुए हैं। जहां पर ड्यूटीज असाइन की गई हैं आप उसको फॉलो करेंगे और बंदूकों के साथ हर जगह पर उठाकर नहीं फिरेंगे अगर आपकी जो ड्यूटी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है और आप दफ्तरों में इन असलहे के साथ दाखिल नहीं होंगे। तो इस तरह की SOPs लाई जा रही हैं ताकि एक शहर का जो निज़ाम है वो एक मैकेनिज्म के तहत चलता हुआ दिखाई दे और अवाम के अंदर खौफ और हिरास मौजूद ना हो। तो इस पर अमल दरामद का मकसद ये है। जी ठीक है। नासिर बेग चुगताई साहब, जब 15 अगस्त का दिन था तो उस वक्त दुनिया जो तालिबान कमांड है और जो उनके फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उनको लेके एक डिसिप्लिन की बात भी कर रही थी कि एक डिसिप्लिन भी एलिमेंट है कि जिसकी वजह से ये काबिज़ हुए हैं। अब अगर जो सोल्जर्स हैं जो ज़मीन पे खड़े हैं, जो फ़ाइट कर रहे थे, अब अगर वो इंतज़ामिया का हिस्सा हैं तो उनकी जानिब से इस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं, ये इसकी रीज़न आपकी नज़र में क्या हो सकती है? क्या मिसकम्युनिकेशन हो सकती है या कोई शरारत भी कर सकता है? देखिए, जब भी इनकलाब आता है, जब भी रजीम चेंज होती है तो एक अफरा तफरी का आलम होता है और ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान में जो बरसों से, मैं तो 50 साल हो गए उस मनहूस दिन को जब पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वो अमेरिका का साथ देगा सोवियत यूनियन को तोड़ने में। अब सब वाकिफ़ हैं इस बात से। आज तक हम वहाँ अफरा तफरी देख रहे हैं। हम जनरल दाऊद का मर्डर होता है जो पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए आता है ड्यूरेंट लाइन को मुस्तकिल करने के लिए। उसके बाद तालिबान आते हैं, जीप को लटकाए थे चौराहे के अंदर। एक वो दौर भी है कि जब अलकायदा है और वो हमने स्पॉन्सर किया उनको। सच्ची बात ये है, हमने स्पॉन्सर किया। अभी पिछले दिनों मैं एक चैनल पर बैठा बात कर रहा था तो मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की बेहतरीन पॉलिसी है कि हमारा कोई दखल नहीं है तालिबान में, तालिबान की कामयाबी में, और ये कि तालिबान ने खुद किया है। उस पर एक साहब गुस्सा आ गया, उन्होंने मुझे सुना डाली कि आपको तो पता ही नहीं है। अब कल प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा कोई हाथ नहीं, हमने तालिबान की कामयाबी में कोई दखल नहीं दिया। ये 3 लाख अफगान फ़ौज थी जिसने हथियार डाले, अशरफ गनी था जो फ़रार हुआ और 3 लाख अफगान अफवाज को मगरिब ने ट्रेनिंग दी थी। हमारा कोई हाथ नहीं है। तो ये विंडिकेटेड हो गया कि हम हमारे बड़े ज़ियाउल-हक के ज़माने भी दुरुस्त थे कि हमें पंगा नहीं लेना चाहिए था, हमें रोज़ तोड़ने का कोई इनाम नहीं मिला, सज़ा मिली। आपने कहा 85 लाख, हज़ार में कहता हूँ 90,000 लाशें, 2 खरब डॉलर का नुकसान, हमारा समाजी राब्ता, समाजी फैब्रिक और सकाफती फैब्रिक और हमारी रवादारी हमारे ख़त्म हो गई। फ़िरका परस्ती आ गई, नस्ल परस्ती आ गई। अब जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसमें यकीनी तौर पर एक अफरा तफरी आपको नज़र आएगी उस वक्त तक जब तक वो स्टेबल नहीं होगी। जी ठीक है नासिर साहब, आपने अफरा तफरी की बात की है। वैसे 15 अगस्त को जब तालिबान काबिज़ हुए उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, लग ये रहा था
कि एक प्रोग्रेसिव, एक ओपन हार्ट, वाइड माइंड के साथ एक नए लोग जो हैं और अपनी रिवायत जो है उसका किसी हद तक उससे इख्तिलाफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह के जो इवेंट हैं अफरा तफरी के और कुछ वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं, ये आपको क्या लगता है ये कितना डिले देंगे तालिबान को अपने आप को तस्लीम करवाने में? फैसल देखिए, ज़ाहिर बात है अमेरिका और उसके 40 मुल्क थे, नेटो फोर्सेस थी, उन्होंने गुजारा, उसमें भी अफरा तफरी थी, उसमें भी तो वायलेंस था। ज़ाहिर बात है एकदम कोई जादू की छड़ी तो नहीं है तालिबान के पास के भी पे, लेकिन जो मसला है फैसल, वो मुझे लगता है कि दो बड़ी सोचें हैं कि एक तो चाहती है कि मगरबी तर्ज का जमहूरी निज़ाम नाफिज हो जाए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के ज़ेर इंतजाम मुल्क में। वो मुमकिन नहीं है, और वो अशरफ गनी साहब के ज़माने में मुमकिन नहीं था, वो कारज़ई साहब के ज़माने में मुमकिन नहीं था। एक कबायली एक माशरा है, उसके अंदर लिसानी और फ़िरका वाराना जो हैं फॉल्ट लाइन्स हैं, और ज़ाहिर बात है दूर दराज इलाके हैं, और पहले यहाँ पे किंगडम थी ज़ाहिर शाह साहब की, वो ख़त्म हुई, तो उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से रशिया, अमेरिका और फिर अभी आप देख ही रहे हैं हम और आप। दूसरी सोच ये है कि तालिबान का एक तर्ज हुकूमत हो जाए जिसके अंदर ख़वातीन घरों में बैठ जाएं, जिसके अंदर आप पे पाबंदियां लग जाएं, जो 96 से 2001 के दरमियान अफगानिस्तान के दोनों एक बहुत ही एक दूसरे से बहुत दूर लगता है कि जो फुकदान है इस वक्त, वो लगता है कि बीच में बात होनी चाहिए, और तालिबान का एक धड़ा, सियासी धड़ा या मॉडरेट जो है वो ये बात कर सकते हैं कि आगे चलना किस तरीके से। ये तो सही बात है कि खिला है पूरी आलमी बिरादरी को, ये इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है, लेकिन उस पर तालिबान का ये है कि लो भाई, हमने तो ताजिक भी शामिल कर दिए, हमने हज़ारा भी शामिल कर दिए, हमने जो है उज़्बेक भी शामिल कर दिए, लेकिन ये तो तालिबान से नहीं कर रहे कि आप पिक एंड चूज करेंगे, जो तालिब वहां पर होगा उसी को ले आएंगे अपनी हुकूमत में। ये गलती है। अवैस साहब ये बताइए, जो मॉडरेट धड़ा है, आपका तज्जिया क्या कहता है कि वो उनकी तादाद ज़्यादा है या जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है? और ये मॉडरेट धड़ा कैसे कन्विंस करता है उनको, और अगर ये कन्विंस नहीं कर पाता तो फिर तो इटसेल्फ इनमें एक बहुत बड़ी तफरीक सामने आ जाएगी। ये बहुत कुछ स्टेज पे लगा हुआ है। रीजनल पावर निस्बत जो है वो तालिबान के पूरे अमन मुआहदे में, पूरे प्रोसेस में रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान, चाइना और सारे लोग साथ में थे, अभी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो एक बड़ी इस दफा एक फायरवॉल है जो अमन चाहती है और तालिबान के जरिए चाहती है, और दो चीजें हैं, एक तो गवर्नेंस का मामला है और दूसरा बैटलफील्ड का मामला है। अलकायदा को नहीं ऑपरेट करने देना है, ये आलमी बिरादरी और रीजनल पावर्स कहती है। दाइश को दोबारा सर उठाने नहीं देखना है, क्योंकि उनके मुताबिक के उनकी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो रेजा हो जाएगी। तो ईरान, रशिया सब परेशान है, चाइना, पाकिस्तान भी परेशान होना भी चाहिए। जिस तरह अभी इस वक्त जलालाबाद और नगरहार के अंदर आप धमाके देख रहे हैं, हलाकतें देख रहे हैं, तो एक परेशान कुन एक तो बैटलफील्ड की सूरत है। दूसरी तरफ मुल्ला बिरादर साहब के साथ एक पूरा एक धड़ा है जिनका एक्सपोजर है रशिया, बीजिंग, अमेरिका, डिप्लोमेसी पिछले 6-7 साल से। वो ये पता है उनको कि आगे अगर चलना है तालिबान को, तो ये जो सोल्जर्स हैं, जो एक पुरानी सोच है, या सोल्जर्स जिनके हाथ में गने हैं, उनको मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, एक बाकायदा फोर्स तश्कील देनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इंसानी हकूक़ की पामाली करें, वायलेशंस करें। अब जिस तरह आज हिरात के अंदर एक शख्स को लटकाने की तस्वीरें और खबरें वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे, ये तालिबान की हुकूमत को पीछे धकेलेगी। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा टास्क है इस वक्त तालिबान का, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि फौरन ही ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बीच की सोच तलाश करनी पड़ेगी उन अगवान को भी जो तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं, उस आलमी बिरादरी को भी जो जमहूरियत इम्पोज करना चाहती है अफगानिस्तान पे, और तालिबान की वो सोच भी पीछे होनी चाहिए जो समझती है कि नहीं, वही दौर होना चाहिए जो 1996 और 2001 के दरमियान था। इनके बीच की सोच तलाश करनी और उसी की कोशिशें हो रही है। जी ठीक है, अवैस साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे शरीफ साहब को के नाम पे
जाली वैक्सीन लगवाने वाले सुनने में आया है कि पकड़े गए हैं, उनसे तफ्तीश भी जारी है। शहबाज गिल ने मलबा जो है वो मरियम नवाज़ पर डाल दिया है। कुछ और भी सियासी मामलात पे ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नवाज शरीफ के नाम पर जाली वैक्सीन लगने का मामले पर शहबाज गिल साहब ने सब जिम्मेदारी मरियम नवाज साहिबा पर डाल दी है। ये आपको पहले सुनवाते हैं, फिर उसके बाद आगे इस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के एमपीएस ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की। वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये जिम्मेदारी लगाई और उसके पीछे इन एमपीए साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। ये नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है। इसका पूरा टब्बर नून लीगी है। ये जो नवीद साहब हैं, इनको जर्मनी से इंशाल्लाह वापस मंगवाएंगे जो भागे हुए हैं वहां। मरियम सफदर को जवाब देना पड़ेगा कि हर साजिश में डॉन लीग से लेके वैक्सीन लीग तक हर चीज में मरियम सफदर तक इसका खुरा क्यों जाता है। नासिर साहब, ये एक तो बता दें कि आप इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि ये सारी साजिश मरियम नवाज़ ने की है, और क्या ये मान लिया जाए कि हमारा ये जो सारा अमल है वैक्सीनेशन का, बहरहाल मीडिया रिपोर्ट तो करता रहा, खा वो जाली सर्टिफिकेट्स हों या दीगर मामलात हों, वो बिल्कुल ठीक था और हुकूमत और अमले का और इदारे का कोई कसूर नहीं था, और ये साजिश थी और साजिश करने वाले बड़ी चालाकी से साजिश कर गए और कामयाब हो गए। नासिर साहब, ये फेक न्यूज़ का ज़माना है और फेक न्यूज़ का 70% जो है वो सरकार देती है आम तौर से, कोई भी सरकार हो। तो ये इल्ज़ाम जब तक साबित ना कर दें, इन्हें गिरफ्तार करें, सब लोगों को जिनका नाम लिया इन्होंने, इनको गिरफ्तार किया जाए, इन पर मुकदमा चलाया जाए और मुकदमा दाखिल दफ्तर ना किया जाए और फिर इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाए। ये तो एक आम सी कहानी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ज़रा सा दामन गुजरा देख, ज़रा बंदे कबा देख। हालात क्या हैं उस अस्पताल के अंदर? उस अस्पताल में क्या हो रहा था? उस अस्पताल में कंप्यूटर नहीं था, डाटा एंट्री के लिए रजिस्टर था एक, क्या आओ डाटा लिखो, अपने हाथ से लिखो, साइन करो, चले जाओ। आप कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक था, तो जब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है तो उसका स्टेटस आ जाता है कि आईडीज ब्लॉक, और मतलब वो खुले ना खुले वो एक अलग बात है। नादरा का आदमी मुस्तकिल उस सेंटर पे होता है जहाँ पर आप वैक्सीनेशन करा रहे होते हैं, और ये हमने भी देखा है और हमारे साथ जाने वालों ने भी देखा है, हमारे स्टाफ ने भी देखा है, हमारे घर में काम करने वाले लोगों ने भी देखा है कि वहाँ बाकायदा नादरा का आदमी होता है जो कार्ड लेकर उसको चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है, उसको कंफर्म करता है कि ये सही कार्ड है। तो अब वो आदमी कहाँ था? वो वार्ड बॉय वो काम कर रहा था, चौकीदार दूसरा काम कर रहा था। तो फिर उसके साथ आप चलें, जाली सर्टिफिकेट, जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कौन जारी कर रहा है? क्या वो भी अपोजिशन वाले जारी कर रहे हैं? क्या वो भी उनका कसूर है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 मुल्कों का नाम लिया है, इंडिया और पाकिस्तान, कि यहाँ से सर्टिफिकेशन जो है वो जाली आ रही है। यूएई ने पकड़ा है लोगों को जो जाली सर्टिफिकेट पे गए थे, फिर उन्होंने अपनी लैब बना दी कि जी आप इस लैब से कराएं आप। अब वो जो पहले एक सिस्टम था मेडिकल का, जो मेडिकल खास लैब से होता था, अब उन्होंने वो कर दिया। आप पर एतबार नहीं रहा। ये तो एक छोटा सा मामला है, किसी के दादा किसी के नाम पर, और पता नहीं कितने नवाज शरीफ हो गए, ऐसे कार्ड जारी हो गए होंगे। तो जी ठीक है। नासिर साहब, ये जो आपने पॉइंट उठाया अवैस साहब से जानते हैं। अवैस साहब, 22 सितंबर को पाकिस्तान तकरीबन 4 महीने के बाद जो रेड लिस्ट है बरतानिया की, उससे निकला है और अभी वो एम्बर जोन में है। इस तरह के जो वाक़यात हैं, एक वाक़या हो गया, गफलत हो गई, मीडिया पर रिपोर्ट हो गया, लेकिन एक अहम हुकूमती शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की तरफ से आगे उस पर स्टेटमेंट देना, उस पर बात करना, अल्टीमेट इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? नहीं फैसल, मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ है। हमारे घर पे जो सपोर्ट स्टाफ है, हमारे जो जानने वाले हैं, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये चौथाई साहब हैं, हमने दोनों ने आज काउंसिल से किया है। पूरा एक प्रोसेस फॉलो होता है, हर चीज का इतराज होता है, फिर आप सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सकते नादरा से। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए, अगर इतराज ना हो, तो एक प्रॉपर तरीका मेरे ख्याल में फॉलो हुआ। अगर इक्का दुक्का रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पे कहीं ना कहीं रिजर्वेशन रही है वैक्सीनेशन के हवाले से, वहाँ पे अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ हो, वो तो बिल्कुल हो सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन बरतानिया में भी तो देखिए ना कि एक आदमी ने
एक मास्क जो है जो मास्क की किल्लत हो रही थी तो वो चोरी किया था, उसको पकड़ के सजा दी गई थी बाकायदा तौर पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल इसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो एफर्ट्स हैं, हमारा गरीब मुल्क है, हमें वैक्सीनेशन की हमने बहुत ज्यादा हमें मिली है, फिर हमारी कोशिशें भी शामिल है NCOC के आज किसी भी नुस्ख निकालने, लेकिन एक पूरा उन्होंने एक सेंट्रलाइज एक एफर्ट के साथ जो है कोशिश की है। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अल्लाह का करम है कि इसमें ज्यादा सूरत हाल नहीं बिगड़ी, बावजूद इसके कि लोगों ने बहुत SOPs फॉलो नहीं किए। अभी भी बस एहतियाती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मैं समझता हूँ फैसल कि ये एक मुझे लगा है कि सारे उसमें पैनल में और सारे उसमें मुझे एक पैटी पॉलिटिक्स आ रही है। मुझे लेकिन वैसे देखें वहाँ पे जो लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, मेरा भी कोई एक्सपीरियंस उनके साथ इतना अच्छा नहीं रहा है। एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं। कुछ हमारे और कोलीग्स हैं, जब वो गए तो वो दोनों डोज लगवा चुके थे, उनके पास रिपोर्ट एक की आ रही थी, सर्टिफिकेट पे बाज़-औक़ात मुख्तलिफ नाम लिख दिए जाते हैं। इवन आई वेंट देयर तो मेरी मिसेस को पहले और डोज लगी थी, वो दूसरी कोई और लगा रहे थे, तो वो उसने पॉइंट आउट किया तो वो पहले वाली के साथ उन्होंने फिर उसको सिंक करके लगाया। ये बेज़ाब्तियाँ तो हो रही हैं ना। अब इस एपिसोड के पीछे ये बेज़ाब्तियाँ या ये गफलत, इसको तो नहीं छुपाया जा सकता। No, I'm not trying to hide, ये ना उसको कवर किया जा सकता है। देखिए, जब इतनी बड़े पैमाने पर अभी भी देखिए ना, आपके वैक्सीनेशन पे वैसे ही ममालिक के अंदर एक रिजर्वेशन होती है, कुछ स्टाफ इतना आपको ट्रेन नहीं मिलता है। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गलतियां, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस तरह की बेज़ाब्तियां हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए और मजीद ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात करें, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के वैक्सीनेशन की जो मामला या जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, ये इट रिफ्लेक्ट्स पेटी पॉलिटिक्स ऑन बोथ द साइड्स। भाई ये खुदा का खौफ करें यार। मैं समझता हूँ नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि भाई ये गलती हुई है और इसको नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ हुकूमत भी ये कहती है कि जी हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, ये कमेटी बनाई हुई है। एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा? उसमें यह होगा कि जो आप पे पाबंदियां हटाई गई हैं, जिस तरह आपने निशानदेही की बरतानिया के अंदर रेड लिस्ट से हुआ, हालांकि बहुत कोशिशों के बाद वहां से हमारा नाम निकला है। इसी तरह टर्की में पूरी यूरोपीय ममालिक को पहले उन्होंने हटा दिया था, ट्रैवल बैन्स जो थी उन पे नहीं थी, उनसे लिफ्ट कर दी थी। अब हमें किया है कि दैट वाज द पॉइंट। वैसे यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बेसिकली ये एक मामला हो गया, एक इवेंट हो गया, एपिसोड हो गया, लेकिन इसको इतना हाईलाइट जो है वो सियासत के शिकार नहीं होना चाहिए। जी नासिर साहब, इसको इतना उछालने की जरूरत क्या थी? ऐसे कितने हुए हैं, उसको छुपा दिया है आपने। इसलिए एक नेशनल इंटरेस्ट में था, ये नवाज शरीफ का मामला था, ये भी एक छोटा मामला था। पट्टी बिल्कुल सही कहा वस्ताद ने कि पट्टी मामला था ये, इसको रिजॉल्व कर लेते आप ने। अगर नादरा ने, अगर सिस्टम ने, अगर NCOC ने कहीं पर कंप्यूटर फराम नहीं किया है, कहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, तो वहाँ लगवा दें, लर्न करें इससे। इसके बजाय कि टीवी पर आकर आप एक आतिशफशां फाड़ दें, सियासी मसला बना दें इसको आप। जी तो बिल्कुल ठीक है। मैं जरा नासिर साहब आपकी तरफ चेयरमैन नैब का जो तकरीर है, एतमाद इरोड होगा लोगों का वैक्सीनेशन के अमल से। जी बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में सियासी क़यादत को ये रिट्रीट करना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि उससे लोग मोटिवेट हो, ना कि उसको उनके एतमाद के अंदर कोई फुकदान आए या कोई दरार आए। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा चेयरमैन नैब के तकर्रुर वाले मामले पे भी आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन असद साहब आप जरा ब्रीफली बता दें, शॉर्ट कमेंट कर दें, जो यहाँ तो वैक्सीनेशन है, कोविड को लेके जो हुकूमती काम है हुकूमत के करने वाले वो किए जा रहे हैं, कितनी सीरियसनेस है अफ़गान अवाम में इस कोविड को लेकर? वहाँ पे इलाज मुआलजा और वैक्सीनेशन का अमल क्या हो रहा है?
लकीली फॉर्चुनेटली फैसल साहब आजकल यहाँ पर कोविड बहुत कम है, मुझे नहीं पता उसकी वजूहात क्या हैं, और कोविड कहीं जिक्र तस्करे में नहीं है, ना कोई मास्क पहनता है, ना कोई हाथ ना मिलाने की पाबंदी करता है, बहुत इक्का दुक्का शाज़ुन नादिर कोई शख्स मास्क पहनता है। मार्केट में ख़वातीन निकलती हैं तो वो मास्क पहन लेती हैं, बहुत कम लोग मास्क पहन रहे हैं, और अस्पतालों में भी कोविड के पेशेंट्स नहीं हैं, और यहाँ पर बिल्कुल कल्चर नहीं है कि वो हाथ ना मिलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इसका नहीं है। लेकिन आजकल सुना ये है, मतलब जब जो मैंने इन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आजकल यहाँ पर कोविड की रेशो बहुत कम आ रही है। तो ये तो काबुल की सूरत हाल है। एक कमेंट अगर आप इजाजत हैं तो मैं करना चाहता हूँ उस पर, जो भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ पे बात हो रही है। देखिए, इस पर शहबाज गिल साहब ने जो ये कहा कि ये इन्होंने मरियम ने सारा ड्रामा प्लान किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इससे पहले भी तो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी ना, आपने इसको जिक्र भी किया, और जर्नलिस्ट के स्टिंग ऑपरेशंस रिपोर्ट की सूरत में मौजूद हैं। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जो सख्ती अब की गई है वो सख्ती उस वक्त क्यों नहीं कर रहे थे जब स्टिंग ऑपरेशंस आ रहे थे और पता चल रहा था। और ये जुबान ज़द आम है कि आप 3000 रुपये में सर्टिफिकेट्स ले लें, और इतने इन खबरों की तस्दीक क्यों नहीं की गई। और फिर जो लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके रिपोर्टर्स ने टेलीविजन पर खबर चलाई कि हमने ये बनवा लिया है या हमारे रिश्तेदारों का बन गया, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो शायद मरियम साहबा की बिल्कुल ये दिन ना आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप असद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इशू अब इतना इसको उछाला जाने से बेहतर है जो गफलत कोताही है उस पर काबू पाया जाए। नासिर साहब, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि चेयरमैन नैब के तकर्रुर को लेकर अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं की जाएगी। अगर मुशावरत नहीं की जाती तो क्या रद्द-ए-अमल, तो ज़ाहिर है अपोजिशन ने अपना शोर शराबा तो करना है, लेकिन आप समझते हैं कि कोई सियासी बहरान की तरफ भी जा सकते हैं, कोई एक नया जवाब और सॉलिड जवाब अपोजिशन के पास आ जाएगा हुकूमत को तनकीद करने के लिए? फैसल, सियासी बुरान तो होगा, लेकिन उससे बड़ा अदालती बुरान होगा, आईनी बुरान होगा, एक कानूनी बुरान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और रूल्स में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि मुशावरत होगी, लीडर ऑफ द अपोजिशन से नाम लिखा हुआ है उसका, और ये ओहदा नाकाबिल तौसी है, 4 साल का ओहदा है, नाकाबिल तौसी है, और जो मुशावरत होगी वो बाम मकसद होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये नहीं करेंगे आपके फैसल अब्बासी को मैंने फ़ोन कर दिया, भाई मैं फलां को कर रहा हूँ, मुशावरत हो गई, ये नहीं होगा। आप मुशावरत करेंगे, बाप मकसद करेंगे, ये ओहदा नाकाबिल तौसी है। अब आप इसको तब्दील करना चाहते हैं, आ जाइए तब्दील कर लें, और तब्दील जब करेंगे आप तो अदालत में जाएंगे लोग कि आप चेंज कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं आप, तो ऑर्डिनेंस पे चैलेंज हो जाएगा और दस्का की तरह की सूरत हाल बनेगी। मैं कुछ और नहीं कह रहा। चुनांचे आज की जो सूरत हाल है वो ज़रा मुख्तलिफ हो गई है। पहले तो मीडिया अथॉरिटी बिल पर एक सॉफ्टनेस आई है कि नहीं जी, हम मीडिया पर तो नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, फिर वहाँ भी कुछ कमी हो गई है, तो वो हमला कम हो गया है। बहुत ख़तरनाक दिफाई मोर्चों के बाद हमें यकीन है कि ज़ियाउल हक़ से लेकर आज तक जो भी ऐसी हथकंडा हुआ है वो नाकाम हुआ। नंबर 2, आज ये कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर हमारे मामला तो आगे बढ़े हैं, मतलब कुछ मुफाहमत हो रही है, और फिर दरख्वास्त भी गई है कि हमें जवाब देने का एक्सटेंशन देने थोड़ा सा आप, अब इसका जवाब नहीं आया है, लेकिन ये कि वहाँ वो कह रहे हैं कि वहाँ भी कुछ बातचीत चल रही है। यहाँ आप कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के इसके नैब चेयरमैन के मसले पर काम कर रहे हैं। पहले तो था कि हम तौसी करेंगे, हम तौसी करेंगे, अब आ रहे हैं कुछ और नाम भी आए हैं जिस पर प्राइम मिनिस्टर गौर कर रहे हैं, लेकिन तरीक़ाकार वही है। फैसल जी बिल्कुल, ये आप नासिर साहब, कंक्लूजन आपका ये है कि आप कह रहे हैं इससे आइनी, अदालती और सियासी बहरान तीनों जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। अवैध सब PMDA का मामला, EVM का मामला, इस पे हमने देखा कि हुकूमत किसी हद तक बज़ाहिर बैकफुट पे जाती दिखाई दे रही है, लेकिन ये अगर जिस तरह नासिर साहब जिस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये क्या ज़रूरत है? क्या ये कोई मशवरे देने वाले कौन हैं, और सियासी बसीरत पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो जाहिर बात है कि उन्होंने मशावरत नहीं करनी है, ना उन्होंने की है। वो उनका एक तहरीक इंसाफ की हुकूमत या तहरीक इंसाफ के जो सारे लोग हैं, उनका मानना यह है कि भाई अगर शरीफ ख़ानदान के किसी फ़र्द से आप हाथ मिलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, या फिर जरदारी एंड कंपनी के साथ फ़ोटो ऑप करवाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि पार्टी का वोट बैंक के अंदर डेंट होगा, और वो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने तो उनको चोर, लुटेरा, डाकू एक सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। सियासी तौर पर
में भी और वैसे भी। तो अब जब नहीं बैठेंगे तो ये तो आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल ना कानून साजी हो रही है, ना मुशावरत हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। और दोनों जमातें यानी कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातें, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की JUI और तहरीक इंसाफ की हुकूमत, दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे को की सियासी जो एग्जिस्टेंस है, जो लेजिटिमेसी है, उसको मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं मैंडेट भी इनका चोरी का है, ये लोग भी चोर है। तो जब इस तरह की बात होगी और इतना ज्यादा आपस के अंदर इख्तलाफात होंगे तो फिर कैसे कानून साजी होगी? इसका मतलब यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा और उसके बड़े नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बहरान है वो आपके सर पे खड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत जो है, जी ठीक है अवैस साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच अवैस, तौहीद साहब, नासिर ताई साहब, असदुल्ला खान साहब, फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।